ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? नमपाई कर लिया था हमने, है ना? तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद पांडास। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं पांडास के बारे में। ठीक है, अगेन पांडास जो है वो भी मेजरली 2D डेटा को मैनेज करने के लिए काम आता है। ठीक है, और जो पांडास के केस में 2D डेटा होता है वो क्या होता है? टेबल्स। कल बताया था मैंने, तो पांडास में टेबल्स को मैनेज करने के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, एंड एज अ डेटा एनालिसिस, एज अ डेटा एनालिटिक्स, आपको पांडास के ऊपर ही सबसे ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि सीएसवी फाइल्स हो गई, एक्सेल फाइल्स हो गई, जिसके अंदर भी हमारे डेटा सेट्स अवेलेबल होते हैं, वो सब कुछ पांडास के थ्रू ही पाइथन के अंदर इंपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, आपको सीएसवी फाइल करनी है, आपको कोई एक्सेल फाइल करनी है, एसक्यूएल वगैरह का कंसेप्ट अलग है, बट जो ये फाइल्स वाला पार्ट है, इनको पाइथन के अंदर इंपोर्ट करने के लिए आपको पांडास का ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो छोटा सा पार्ट है कि भाई पांडास के अंदर भी आप बंडी डेटा के ऊपर वर्क कर सकते हो। ठीक है, इसकी नीड कहाँ पे पड़ती है? इसकी नीड हमें तब पड़ती है जब मैं टेबल के किसी एक कॉलम के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, सो जब मैं एक टेबल की बात कर रहा हूँ, तो उसका जो डेटा टाइप होता है, जिसको उसको बोलते हैं हम डेटा फ्रेम। पांडास के केस में जो टेबल्स होते हैं उनको टेबल्स नहीं बोलते डायरेक्टली, उसको बोला जाता है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम इज जस्ट टेबल, उसके भाई रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और जब मैं सिंगल एक कॉलम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब वन डी डेटा की बात कर रहा हूँ, तो उसको बोला जाता है एक सीरीज। ठीक है, उसको बोला जाता है एक सीरीज। सिंगल कॉलम की बात कर रहा हूं तो सीरीज, पूरे टेबल की बात कर रहा हूं तो डेटा फ्रेम। ठीक है, जैसे नंपाई के अंदर मैं मैट्रिक्स की बात करूं या फिर बंडी डेटा की बात करूं, तो दोनों को एरे ही बोला जाता है। हाँ, तो मैट्रिक्स में जब मैं बंडी डेटा की बात करूं, 2D डेटा की बात करूं, तो दोनों को एरे ही बोला जाता है। ठीक है, पांडास के केस में जब मैं टेबल्स की बात करता हूं तो उसको बोला जाता है डेटा फ्रेम। जब मैं एक कॉलम की या सिंगल बंडी डेटा की बात कर रहा होता हूं तो उसको बोला जाता है एक सीरीज। ठीक है, एक सीरीज के एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, सिंपल कुछ भी नहीं करना, मैंने पांडास को भी जैसे नंपाई को इंपोर्ट किया था वैसे ही पांडास को इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट पांडास पीडी। ठीक है, उसके बाद ए इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, जैसे एनपी डॉट एरे था वैसे ये पीडी डॉट सीरीज।
ठीक है। उसके अंदर मैंने उसी सेम तरीके से जैसे एरे में दी थी सेम तरीके से दी है, ठीक है। इसके अंदर एज सच मेरे को एक लिस्ट वगैरह को पांडा से हैंडल करवाने का कुछ फायदा नहीं मिलता है, जैसे नंपाई में तो स्पीड एंड मेमोरी का फायदा मिलता है, इसके अंदर ऐसा कोई फायदा नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ बड़ी डेटा का इंट्रोडक्शन इसलिए करवाया जाता है क्योंकि भाई कॉलम्स वगैरह को मैनेज करना होता है आगे चल के, ठीक है। तो ये सिंपल सा पीडी एक बड़ी डेटा का एग्जांपल है, इसको कर लो एक बार, फिर मैं आगे बताता हूँ। ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं आज। किया दुर्गा ऐसी बंद करिए थे आप लोग। मॉड्यूल नोट फाउंड एरर, आपने पांडा की स्पेलिंग सही लिखी है। अच्छा सीरीज, हाँ। मॉड्यूल नोट फाउंड एरर थोड़ा है क्या उससे, सिंटेक्स एरर होना चाहिए। मॉड्यूल नोट फाउंड एरर तो तब आता है जब पांडास की अपनी स्पेलिंग गलती की होती है। हाँ? अच्छा पांडास ने ऐसे नहीं लगाया, पांडा लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ वही फिर तो मॉड्यूल नोट फाउंड एरर ही आएगा। समझा? ये एक्चुअली ना इंडेक्सिंग नहीं होती, ये तो आपका रो नंबर है। हाँ इंडेक्सिंग मतलब काइंडा टेक्निकली इंडेक्सिंग ही है, बट एक्चुअली इंडेक्सिंग वाला काम करता नहीं है इसमें कुछ भी ना, ये रो नंबर होता है। जैसे भी हम पूरे डेटा फ्रेम की तरफ बढ़ेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि ये क्यों देता है पांडास, ठीक है। इतना किया, समझ आया। हाँ 64 बिट इंटीजर होता है ना, आजकल जो हम इंटीजर्स यूज करते हैं वो 64 बिट इंटीजर यूज करते हैं। मतलब कुछ 64,000 समथिंग एक नंबर होता है, उस तक ही एक्चुअली कंप्यूटर सपोर्ट करते हैं ना नंबर्स की वैल्यू। 64,000 कह रहा, सॉरी 64 लाख होता है जहां तक है, ऐसा कुछ लाख नंबर होता है। कुछ नंबर होता है जो 64 से स्टार्ट होता है, ठीक है। वहां तक एक्चुअली कंप्यूटर्स के अंदर आप नंबर स्टोर कर सकते हो मेमोरी वगैरह के अंदर। या डन, डन, ठीक। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डेटा फ्रेम्स को, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल है कि भाई डेटा फ्रेम मैं कैसे बनाता हूँ, ठीक है। एक टेबल कैसे बनाया जाता है पांडास का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया क्या है, डेटा फ्रेम पता तो लग गया आपको क्या होता है ना, बेसिकली टेबल, ठीक है। और जब मैं डॉट डेटा फ्रेम यूज करता हूँ ना, तो उसका मतलब होता है कि भाई मैं किसी भी एक डेटा को पांडास के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पांडास से अगर आपने डायरेक्टली कोई डेटा रीड किया है, तो वो ऑलरेडी डेटा फ्रेम में ही होता है। जैसे आपने कोई सीएसवी फाइल वगैरह पांडास का फंक्शन यूज करके रीड करी, जैसे हम आगे सीखेंगे भी, तो बाय डिफॉल्ट डेटा फ्रेम में ही होती है, ठीक है। बट मान लो आपके पास किसी और फॉर्मेट में कुछ डेटा वगैरह था, ठीक है, जो आपने मान लो सीएसवी किसी और मॉड्यूल को यूज करके आपने रीड करी है, तो वो ना फिर डेटा फ्रेम में होगी नहीं। तो जब आप पीडी डॉट डेटा फ्रेम करते हो, तो वो उस डेटा को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। पांडा सिर्फ एक डेटा फ्रेम के ऊपर ही वर्क कर सकता है, या तो सीरीज होनी चाहिए या फिर डेटा फ्रेम होना चाहिए, और किसी भी टाइप ऑफ डेटा के ऊपर वर्क नहीं कर सकता पांडास, ठीक है। यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी बनाई है, ठीक है। डिक्शनरी जो स्ट्रक्चर होता है वो तो बेसिकली होता है की वैल्यू वाला, ठीक है। इसमें की में आप देते हो कॉलम का नेम, और वैल्यू में आप लिस्ट देते हो, ठीक है। वो लिस्ट होती है आपकी एंट्रीज उस पर्टिकुलर कॉलम की, ठीक है। इसमें एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई आप ना
जो लिस्ट है उसके साइजेस डिफरेंट डिफरेंट नहीं दे सकते। आप अगर ऐसा चाहते हो कि भाई कॉलम्स वगैरह में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हो, तो जो भी आप खाली छोड़ रहे हो उसकी जगह पे आपको नन डालना पड़ेगा। मान लो आपने पहला जो लिस्ट दी उसमें 5 एलिमेंट दिए, तो हर एक में 5 एलिमेंट ही देने पड़ेंगे, वरना वो एरर दे देगा। ठीक है, नहीं डिक्शनरी में नहीं, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हुए। डिक्शनरी का तो स्ट्रक्चर बताया ही, जो बताया था वही है। एक डिक्शनरी को जब मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा ना, तो उसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं देखता एक लिस्ट, मतलब वैल्यूज में उसकी। करिए पॉइंट। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखो भी, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिया, 4 नाम दिए, मैंने एज 3 दी, मैं चौथे के लिए नन लिखना पड़ेगा, और मैं ये नन नहीं लिखूंगा तो वो एरर दे देगा। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए हर एक में। ठीक है। और जो पांडस का डेटा फ्रेम है उसमें एम्प्टी वैल्यूज, नल वैल्यूज को आप नन से डिफाइन करते हो इस तरीके से। ठीक है। जब आप एक्चुअली डेटा फ्रेम के ऊपर जाओगे तो उसके अंदर नैन लिखा आता है, NAN, उसका मतलब भाई नल वैल्यू होता है। ठीक है। और जो आप एक डिक्शनरी के थ्रू उसके अंदर नल वैल्यू डाल रहे हो तो नन से देते हो। ठीक है, समझाया? देख लो। और अगर नीचे देखो भी, तो भाई यहाँ पे देखो प्रॉपर एक टेबल के फॉर्मेट में उसने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। और देखो जो नल वैल्यू है उसको नैन दिया है इसने। ठीक है। नेक्स्ट वीक भी आपकी 1 से 2 क्लासेस होंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा डिले हो गया ना इसमें। ऐसा प्लान था कि इसी हफ्ते खत्म हो जाएगा, बट थोड़ा सा डिले हुआ, तो नेक्स्ट वीक भी आपकी होंगी। सर ये बोलिए। सर उसके एक बार उसके ऊपर वाला कोड दिखाना। सुपर वाला देख लीजिए। आप लोग इतने डिक्शनरी क्रिएट करो, डिक्शनरी का स्ट्रक्चर तो समझ आइएगा होगा अभी तक, है ना? तो जो भोजन मेरे को एक बार बता देना, ठीक है? ओके सर। हाँ। सर आपका हो गया क्या ये वाला कोड? सर हो गया। हो गया ना? ठीक है।
चल रहा है? हो गया? आपका हो गया? कर लो कर लो। डन। ठीक। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ बेसिकली डेटा फ्रेम। ठीक है। बट जब भी आप एक्चुअली डेटा पे वर्क कर रहे हो तो आप डेटा की एंट्री तो करोगे नहीं बैठ के इस तरीके से, है ना? सो वी हैव अ मेथड जिससे हम डेटा को एक्चुअली रीड भी कर सकते हैं। अब ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसका एक बार प्रोसेस समझना। कोड तो यही है, ठीक है? एक बार पहले कोड समझा देता हूँ, ठीक है? तो उसके बाद इसको रन करने का एक्चुअली प्रोसेस समझाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक रीड सीएसवी करके फंक्शन है पांडास के अंदर जो कि यूज किया है सीएसवी फाइल को रीड करने के लिए, ठीक है? ठीक है, जैसा समझाया। उसके बाद मैं इसको ओके, मेरे को यहाँ पे इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है? जो मैंने वाली बात बोली थी जैसे वो, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जब डेटा को रीड कर रहे हो या फिर आप कहीं से भी डेटा आ रहा है, वो बाय डिफॉल्ट डेटा फ्रेम में नहीं होगा कभी भी, तो वो हमेशा कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? मैंने बोला था कि अगर आप पांडा से रीड कर रहे हो तो वो डेटा फ्रेम होगा और नहीं होगा, ठीक है? जब भी आप पांडा से रीड करो या कहीं और से भी करो, तो अब डेटा जहां से भी आ रहा है वो डेटा फ्रेम में बाय डिफॉल्ट नहीं होता, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसके बाद पीडी डॉट डेटा फ्रेम से वही इस डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? इसके बाद फिर डीएफ डॉट हेड प्रिंट किया। डीएफ डॉट हेड प्रिंट करने का मतलब होता है शुरुआत की 5 रोज, ठीक है? शुरुआत की 5 रोज, ठीक है? समझ आया? अब इसको ना आप कोड को डायरेक्टली लिख के बस ऐसे ही रन नहीं कर सकते, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो ये सीएसवी फाइल है ये एक्चुअली हमारे कोलैब पे अभी है ही नहीं, ठीक है? तो इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। अब क्या करना है, ये फाइल्स का करा रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करोगे, ठीक है? इसको कनेक्ट कर रहा है, इसको 1 मिनट दो कनेक्ट करने दो, ठीक है? आप लोगों ने तो रन कर लिया तो आपका तो डायरेक्टली खुल जाएगा। फाइल के क्लिक करके देखो, डायरेक्टली आपका फाइल वो हाँ इस तरीके से खुल जाएगा, है ना? अब आपको करना क्या है, यहाँ से बस अपलोड पे क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पे अपना जो भी आपकी वो फाइल वाला है ना, जहाँ पे भी आपकी फाइल सेव्ड है, मेरी फाइल यहाँ पे सेव्ड है, ये रही चॉकलेट वाली फाइल मैंने आपको भेज रखी है ना, जो शायद से नहीं, कोई भी सीएसवी फाइल हो, ठीक है? आपके पास कोई भी सीएसवी फाइल हो उसको आप यूज कर सकते हो आराम से, ठीक है? उसको हम यहाँ पे ओपन कर देना, ऐसे अपलोड हो जाएगी। रिमेंबर कि जब भी आप इस कोड को रन करोगे, एक बार अपने क्लैब बंद करके दोबारा ओपन किया मतलब बेसिकली आपने रिकनेक्ट किया, ठीक है? तो ये फाइल वगैरह यहाँ से चली जाती है। जो मैं बताया कि क्लैब का सेव नहीं होता, ये किसका कौन है, आपको दोबारा अपलोड करनी पड़ेगी। फिर डेटा सेट्स वगैरह काफी छोटे ही होते हैं, तो दोबारा भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है? अब वैसे तो मैं यहाँ जो चॉकलेट सीएससी रखा है उसकी जगह पे ये पूरा नाम भी लिख सकता था, ठीक है? बट क्योंकि काफी लंबा नाम है, मैं नाम छोटा कर दिया, मैं यहाँ पे इसे रीनेम कर दूंगा, ठीक है? चॉकलेट सीएससी पे रीनेम कर दिया मैंने इसे, ठीक है? अब ये कोड रन हो सकता है, समझ आया? तो दिस इज बेसिकली द फोल्डर जहां पे आपका ये कोड रन हो रहा होता है, ठीक है? क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? आपके पास आगे चॉकलेट वाली फाइल है ही, आप तो उसी को यूज कर सकते हो, ठीक है? आप कोई सी भी सीएसवी फाइल को यूज करो, कोई इशू नहीं है, ओके? रिमेंबर कि जो नेम आपने यहाँ पे लिखा है वही नेम आपका यहाँ पे लिखा होना चाहिए, ठीक है? ये रहा आपका कोड, इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोड तो समझ आया, कोड तो सिंपल सा है। अच्छा इसमें एक और चीज, अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि भाई मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा थे, ठीक है? तो ये इस तरीके से दिखाएगा, जितने कॉलम्स एक लाइन में ये फिट कर पा रहा है उतना करेगा, फिर एक बैक स्लैश डाल देगा, उसके बाद उसके आगे के कॉलम अगली लाइन में दिखाएगा। तो बेसिक मतलब वही है कि भाई ये जो कॉलम्स है ये इसके एक्चुअली आगे ही है, ठीक है? ये जो कॉलम्स है ये इसके आगे ही है, जैसे इसने यहाँ पे बैक स्लैश डाल के ये दिखाया ना, ये भी इसी के आगे ही है, ये तीनों लाइन वाइज कॉलम्स ही है, ठीक है? मतलब उसको स्क्रॉल में कहते हैं, अच्छा वैसे ए टू जेड के लिए तो आपको इससे पहले टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है? डेटा को, और वैसे डॉट फुल भी होता है जहां तक है, वो चेक करने दो, यूजुअली पूरा डेटा देखना नहीं होता, डॉट फुल भी होना चाहिए इसमें एक,
नहीं, डीएफ करके छोड़ेंगे तो पूरा नहीं आएगा। डीएफ करके छोड़ने पे शुरुआत की 5 रोज, लास्ट की 5 रोज आती है। हेड और टेल आता है बेसिकली। हेड और टेल आता है। इसमें होता है एक डॉट टैब डॉट फुल, क्या था वो, डीएफ डॉट, देख लेते हैं। इतना भी वाला तो करो, मैं वो ढूंढ देता हूँ। हो गई। कोई और सीएससी फाइल है? ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे डॉट हेड लिखा होता तो वो लिख लेना, ठीक है। या फिर आप सिर्फ डीएफ को भी प्रिंट कर सकते हो। वैसे ही देख लेता हूँ इसमें क्या ढूंढ रहा हूँ। हम्म? हाँ, वही वही मेरे को भी दिख रहा है। सेट ऑप्शन यूज करके, ऑप्शन कॉन्टेक्स्ट यूज करके। कमांड जूम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं सोच रहा कि कमांड क्या है। और एक बार बता देते हैं, जैसे ये तो सिंपल प्रिंट डीएफ ही है, इसके बाद ही लिख देता हूँ, या एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नया कोड ब्लॉक डाल देते हैं। ठीक है, मैं कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन कॉन्टेक्स्ट है, ऑप्शन कॉन्टेक्स्ट था, ऑप्शन कॉन्टेक्स्ट है। हाँ हाँ, ले ले। आराम से। किसमें? इस वाले में? इसको तो नहीं दिखाना चाहिए। आपने कुछ ना कुछ गलत लिखा होगा, देखो क्या गलत लिखा है। ऑप्शन कॉन्टेक्स्ट नहीं है, पीडी डॉट है, सॉरी। मैक्स विड्थ नहीं होता है इसके अंदर। हो गया। मैक्स विड्थ परमानेंटली चेंज करने से होएगा। हाँ, यहाँ पे पूरा डेटा ना। ये रहा पूरा डेटा। ठीक है, हमारा तो विड्थ नहीं है तो ये 4 अभी दिखा रहा है। और मैक्स विड्थ वाला नहीं था तो ये 4 दिखा रहा है। हाँ, इससे बढ़िया हम एक और चीज कर सकते हैं ना, कि जगह
ये करके देखो डिफॉल्ट। हाँ ये लो, सबसे बेस्ट तरीका है ये। ठीक है, ये तो था आपका हेड वगैरह देखने के लिए। ठीक है, शुरुआत मतलब इस वाले में सिर्फ डीएफ लिखना है, जो नहीं कर रहा, नाम सेम लिखा है दोनों जगह पे। नहीं, ये वाला तरीका है पूरा डेटा के लिए। डॉट टू स्ट्रिंग करोगे तो वो पूरे डेटा को, फ्रेम को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद आप इस तरीके से आराम से पूरा डेटा देख सकते हो। ठीक है, हाँ आपके में क्या इशू आ रहा है? रन हो गया, दोबारा रन पे क्लिक करो। ये क्या इशू है? डेटा है कुछ इसके अंदर? इसे फिर वैसे खोल के देखो, एक बार एक्सेल में खोल के चेक करो। नहीं, फाइल तो सीएसवी में ही है, फिर डेटा है कि नहीं साइज से पता लग जाएगा ना, एक्सेल में वैसे खोलने की जरूरत भी नहीं है हमें इसे, कैंसिल भी कर सकते हैं। 15 MB की फाइल है, डेटा तो होना चाहिए इसके अंदर। डेटा तो अरे ये क्या किया है? ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग वाला मेथड पूरे डेटा को देखने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। वैसे देखो यूजुअली ना आपको एक्चुअली पांडास में सीएसवी रीड करे पूरा डेटा देखने की कोई भी नीड नहीं होती है। ठीक है, और पूरा डेटा देखना इस तरीके से बहुत ज्यादा लाइक रिसोर्स हैवी भी होता है, टाइम भी लेता है। यहाँ पे तो चलो मेरे वाला जो डेटा था उसमें तो 1000 रोज ही थी, एक्चुअल डेटा में लाखों करोड़ रोज होती है। अच्छा अटकी क्या है? बहुत बड़ा डेटा सेट होगा तुम्हारा। 3 लाख रोज है, 3 लाख रोज को रीड करने में बहुत ज्यादा टाइम तो लगेगा ना, रीड करने में तो नहीं, एक्चुअली प्रिंट करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा। इसलिए कभी भी पूरा डेटा सेट प्रिंट किया नहीं जाता है। ओवरऑल तो चल गया होगा आपका, ओवरऑल में तो ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। ये वाला था 31 लाख है। कौन सा डेटा डाल रहा है? साइट सारा डेटा है, ठीक है। नहीं, सिर्फ डीएफ और डीएफ डॉट दोनों पे चलना चाहिए। आपको चल गया? ठीक है, इतना वाला पार्ट समझ आ गया। सुमित नाम है ना क्या था आपका? हाँ, आपको ये नहीं हो रहा? देखो लैपटॉप देना, इसका देखते हैं क्या है। अच्छा, अरे तुमने इश्यू क्या किया, तुमने प्रिंट इक्वल टू किया था याद है? और इसके अंदर तुम्हारा ऐसा नहीं है कि जो रन टाइम है, मतलब एक बार तुम्हारा एक एक बार कोड रन हो रहा है, इसके अंदर एनवायरमेंट रेडी ही रहता है। तुमने प्रिंट इक्वल टू करके एक वेरिएबल बना दिया, वो वेरिएबल बन गया मेमोरी के अंदर। तो जब भी तुम प्रिंट को कॉल कर रहे हो ना, तुम्हें एक्चुअली प्रिंट करना है, बट वो प्रायोरिटी देगा जो तुमने वेरिएबल बनाया है, तो उस वेरिएबल को कॉल कर रहा है। समझे? तो इसका फिक्स करने का तरीका होता है यहाँ से जाके ना, ये ऊपर जो यहाँ पे जहाँ पे तुम कनेक्ट वाला ऑप्शन आता है ना, यहाँ पे जाके इसको डिसकनेक्टेड डिसकनेक्टेड डिलीट करके एक दोबारा दोबारा कनेक्ट कर लो। कमांड लाइन वाइज वाला नहीं होता तो है वो।
दिल से भी हो गया, ठीक है। चाइनीज लिखी हुई है इस डेटा सेट में। ठीक है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। दे दे दे, ये भी हो गया। वैसे गार्बेज मैनेजमेंट ना पाइथन में कभी मैन्युअली करनी नहीं चाहिए, मतलब कर सकते हो बट ठीक है। तो फिर अब ये वाली कैटेगरी जाती है जहाँ पे तुम्हें फिर वो पाइथन के जो नर्ड्स होते हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्या एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए उसी में क्लिक करता हूँ दोबारा। हाँ, रुकेगा रुकेगा रुकेगा। लो। अरे पढ़ो ना, क्या बोल रहे हो लास्ट में। लास्ट टाइम पढ़ा करो, लास्ट टाइम पढ़ो। फाइल डालिए और नेम सेम है दोनों का जो लिखा है वहां पे, और कैपिटल स्मॉल वगैरह सब कुछ। डॉट सी एस सी वगैरह लिख दिए और दिखाओ फिर क्या इशू है। अरे फ्लैग डॉट सी एस सी आपकी अपलोड हो रही है भाई। हाँ ये देखो ना, नीचे हो रही है, अभी हुई का है। बहुत ज्यादा बड़ा डेटा सेट डाला होगा ना आपने, बहुत बड़ी फाइल होगी। वो नीचे देखो ना, जो सर्कल के अंदर वो पूरा नहीं हुआ है। नहीं अपलोड होने में एक्चुअली प्रोसेसर तो लगता ही है ना। पॉइंट इसकी, जब तुम अपलोड कर रहे हो तो बिट बाय बिट तुम्हारे सिस्टम पे से रीड कर रहा है ना वो, तो सिस्टम पे डिपेंड करता है अपलोडिंग स्पीड भी। अपलोड हुई नहीं है अभी। थोड़ा डेटा सेट यूज कर लो, इतने बड़े बड़े डेटा सेट क्यों यूज करने हैं। ठीक है, आपको कंसेप्ट तो समझ आ ही गया है ना, कोई इशू नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। राइट, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे बस कुछ फंक्शंस है इसके पांडास के, ठीक है। मतलब पांडास की डेटा फ्रेम के फंक्शंस बोलते हैं इसे, ठीक है। तो जैसे डॉट हेड था वैसे मेरे पास डॉट टेल है। डॉट हेड मेरे को शुरुआत की 5 रोज दिखाता है, डॉट टेल मेरे को लास्ट की 5 रोज दिखाएगा, ठीक है। फिर डॉट शेप है, ये मेरे को जैसे मैट्रिक्स में शेप आती है ना, उस तरीके से रोज एंड कॉलम्स का वो देता है एक मल्टीप्लीकेशन बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसके आउटपुट में दिखाऊं, तो ये तो मेरा डॉट टेल का था, ये 1000 × 15, मतलब 1000 रोज है, 15 कॉलम्स है, ठीक है। दिस इज डॉट शेप। फिर डॉट कॉलम्स है, मेरे को कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन देगा, मतलब कॉलम्स के नाम देगा, सॉरी कॉलम की इन्फॉर्मेशन नहीं, यहाँ पे देखो ये जितने भी मेरे पास कॉलम्स है सबका उसने नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास डॉट इन्फो है, जो कि मेरे को हर एक कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और मैं इसके नीचे देखूं तो ये देखो, यहाँ पे हर एक कॉलम की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई 1000 एंट्रीज है, सब नॉन नल, मतलब कोई भी नल वैल्यू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा बता रहा है कि भाई उसका डेटा का टाइप क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर int 64 float 64, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ बेसिकली स्ट्रिंग को, डेट को, इसके बाद 3 4 ही डेटा टाइप है, 3 डेटा ज्यादा होते हैं, डेट वगैरह को रिकॉग्नाइज नहीं करता डायरेक्टली, ठीक है। तो उसको वो ऑब्जेक्ट में डाल देता है, तो कैटेगोरिकल जितने भी होते हैं वो स्ट्रिंग उसमें ऑब्जेक्ट में डाल देता है ये, ठीक है। उसके नीचे ये मेरे को बता भी रहा है कि भाई 3 फ्लोट्स हैं, एक इंट है, 11 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास लास्ट में मैंने वो निकाला था इसका ये डिस्क्राइब, ठीक है। हमने डेटा सेट को डिस्क्राइब किया, डेटा फ्रेम को डिस्क्राइब किया था। डिस्क्राइब करने में वो मिनिमम मैक्सिमम मीन वगैरह ये सब निकालता है, उसने यहाँ पे निकाल दिया है। अब जो मीन वगैरह है ये सिर्फ आपका न्यूमेरिकल वाली वैल्यू उसका निकल सकता है ना। तो सिलेक्ट दिखाएगा भी सिर्फ न्यूमेरिकल वाली वैल्यूज ही, ठीक है। ये 4 ही मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, तो चारों का काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, परसेंटाइल्स और मैक्सिमम निकाल दिया है। परसेंटाइल्स का मतलब पता है आपको क्या होता है? 25 से 50 और 75 जो लिखा है, Q1 Q2 Q3 होते हैं ये, आपको नहीं आइडिया होगा गेस, हो जाता है। देखो यहाँ पे 50% है, इसको कहते हैं Q2, ठीक है। ये होता है मीडियन, बीच की वैल्यू, ठीक है। अब अगर आप बीच की वैल्यू से डेटा को स्प्लिट कर दो, तो एक साइड इधर का एक डेटा होगा, उससे पहले वाला, और उसके बाद वाला डेटा होगा। तो 25% जो उसके पहले वाला डेटा था उसका मीडियन, और 75% जो उसके बाद वाला डेटा था उसका मीडियन, ठीक है। तो इनको वैसे Q1 Q2 और Q2 और Q3 बोला जाता है, ठीक है। 25%, 50%, 75%, ठीक है। बेसिकली इसको चेक पॉइंट्स की तरह मान लो कि भाई 25% डेटा इस नंबर पे कंप्लीट हो रहा है,
50% डेटा इस नंबर पे कंप्लीट हो रहा है, 75 डेटा इस नंबर पे कंप्लीट हो रहा है। मिनिमम से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम से एंड हो रहा है। मतलब नहीं, मिनिमम मैक्सिमम को इस तरीके से मत देखो, मिनिमम मैक्सिमम तो बीच में भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? तो ठीक है, बाकी तो आपको काउंट वगैरह, मीन वगैरह, स्टैंडर्ड डेविएशन तो बताइए। स्टैंडर्ड डेविएशन तो आई गेस क्लास क्लास में भी बताया था मैंने, है ना? सॉरी, पूरे कॉलम का? हाँ, रो का नहीं, कॉलम का निकाल रहा है। हाँ, मीन सिंगल नंबर का थोड़ा ना होगा कि रो के अलावा सेल ही बचते हैं ना आपके पास। तभी हम डेटा फ्रेम को एक सिंगल सिंगल वो कॉलम निकालना सीखेंगे। देख लेता हूं। मैं करवा देता हूँ। ये वाला किया आपने? ये वाला नहीं, मतलब ये ऊपर वाला अभी तो नेक्स्ट वाले पे गई नहीं है। ये वाला कर लो, ठीक है। एंड इन द मीन टाइम एक काम और कर दो, ये क्यूआर कोड है, ठीक है। टैलेंट की कोई वेबसाइट पे रिव्यू, इस पे ना एक बार रिव्यू डाल दो, ठीक है। स्कैन कर लो इसे, ब्लॉक कर दो एक बार ये काम प्लीज। हुआ? नहीं हो रहा? कैसे? कर लो आराम से। साइन इन मांग रहा है? हाँ, गूगल साइन इन कर लो ना, अपने अकाउंट से साइन कर लो। वैसे तो आपके ब्राउजर में साइन इन कर नहीं रखा है आपने? मगर ब्राउजर में जो गूगल लॉगिन होता है उससे नहीं हो रहा? अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए, जैसा भी आपको लगे। या सौरभ एंड कार्तिक, आप लोग भी एक बार कर देना ये चीज। मैं इस क्यूआर को एक बार ग्रुप में डाल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सौरभ एंड कार्तिक, मैं एक ना क्यूआर कोड डाल रहा हूँ आप लोगों के ग्रुप में, उसके बाद एक बार रिव्यू डाल देना। ओके सर। कितना बचा है रिस्पॉन्डर्स को, आज हम कर पाएंगे क्या? हो ही जाना चाहिए तभी तो हम उस टाइम।
ऑप्शनल होगा, है ना, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो फील्ड ऑप्शनल है उसे छोड़ दो आराम से, कोई इशू नहीं है। क्या क्या पॉइंट्स, मैंने एक्चुअली खोल के देखा नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है क्या। नो आइडिया। जीएमबी क्या गूगल मैप्स वाला है क्या ये? अच्छा, पॉइंट से कुछ नहीं होता तुम्हारा, वो है इसका बेसिकली गेम टाइप है, लोकल गाइड वगैरह वाला सीन होता है, तो उसमें लेवल बढ़ता रहता है बस पॉइंट्स इकट्ठे होने से। अरे कुछ नहीं होता ऐसा, बस गूगल मैप पे जो तुम्हारी प्रोफाइल होगी, लेवल 5 पे पहुंचने पे उसमें वो गोल्डन सर्कल आ जाता है एक। मेरा था शायद लेवल 5। कर लिया वाला, आगे बढ़े, चले आगे। ठीक है, इसके बाद दिस इज हाउ यू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है, और एक कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप बस डीएफ के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, उसके अंदर उस कॉलम का नाम लिख दो, सिर्फ वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ वो कॉलम प्रिंट होगा। ठीक है, अभी हम इन कॉलम्स के ऊपर और भी बहुत सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ अभी सेलेक्ट करना बता रहा हूँ। ठीक है, तो डीएफ के ब्रैकेट के अंदर मैं चैनल लिखा, चैनल मेरे एक कॉलम का नाम था, मैंने वो लिखा तो सिर्फ वो कॉलम सेलेक्ट हो गया, और अब नीचे देखो तो सिर्फ उस कॉलम की वैल्यूज आ रही हैं अब। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको मोर देन वन कॉलम सेलेक्ट करने हो, ठीक है, 2 या 3 जितने भी करने हो, आप डबल ब्रैकेट लगाते हो, उसके अंदर फिर लाइन वाइज उन कॉलम्स के नाम लिख दोगे। ठीक है, जो सिंगल ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है कि आई एम सिलेक्टिंग सब कॉलम। ठीक है, सिंगल कॉलम को ऐसे ही दे सकता हूँ, मोर देन एक मतलब एक से ज्यादा 2 3 4 जितने भी कॉलम हो उसको मेरे को पूरा पूरा एक लिस्ट के अंदर देना पड़ता है, तो जो अंदर वाला है वो बेसिकली लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लिस्ट ऑफ कॉलम्स है ये। ठीक है, सिंपल इनफ। अब आप लोगों ने अपना कस्टम डेटा सेट अपलोड किया है तो उसके हिसाब से कॉलम्स के नाम देना। ठीक है, ये वाले कॉलम का नाम वर्क नहीं करेंगे आप लोगों के लिए। ये आप लोग ये वाला
हो गया वाला पार्ट, वर्क कर रहा है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास इंडेक्सिंग आती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आती है हमारे पास इंडेक्सिंग। अब रिमेंबर, एक तो जो इंडेक्सिंग आप कह सकते हो, इंडेक्सिंग ये लो, ठीक है। एक तो जो होती है भाई बाय डिफॉल्ट मिलती है, जो 0 1 2 3 प्रॉपर इंडेक्सिंग होती है। और मैं जब यहाँ पे हमने सीरीज करी थी, तो जो ये नंबर थे, इनको मैंने इंडेक्स इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मैं ये ना मैं चेंज कर सकता हूँ। ये एक्चुअल रियल लाइफ इंडेक्सिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। इनको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो उसी का एग्जांपल है यहाँ पे एक, ठीक है। मैंने इंडेक्स इक्वल टू ये दे दिया, एक लिस्ट दी, एबीसीडी, एबीसीजीडी, ठीक है, ठीक है। लिस्ट के अंदर डाला था, मतलब ये बेसिकली ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, सी, ऐसे एक एक एलिमेंट की एक लिस्ट बन गई, ठीक है। और उसके इंडेक्स दे दिया मैंने सम रैंडम नंबर्स, ठीक है। तो जब मैंने प्रिंट ए किया, तो देखो यहाँ पे उस रैंडम नंबर के साथ प्रिंट हो जाता है ये, ठीक है। तो दिस इज नॉट ट्रू इंडेक्सिंग, ठीक है। ये एक डेटा फ्रेम का आप यू कैन से रो नंबर कह सकते हो इसको, कि भाई मैंने रो नंबर डिफाइन कर दिया है, या किसी भी तरीके से मान लो ये डेटा फ्रेम के अंदर एक सेपरेट कंसेप्ट इंडेक्सिंग का, ठीक है। अब अगर आप एक नॉर्मल सीरीज की एक डेटा फ्रेम की बात करो, तो उसके पास दो इंडेक्स आ गए, एक तो जो मैं दे रहा हूँ, और एक जो इसका ओरिजिनली अवेलेबल इंडेक्स है वो, ठीक है। मैं दोनों को एक्सेस कर सकता हूँ। मेरे फंक्शन होते हैं एलओसी और आई एलओसी। एलओसी जो मैंने इंडेक्स दिया है उसके बेसिस पे निकाल के देता है वैल्यू, आई एलओसी जो ओरिजिनल इंडेक्स है उसके बेसिस पे निकाल के देता है वैल्यू, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले मैंने एलओसी लिखा हुआ है, एलओसी में 0 दिया है मैंने, यहाँ पे 0 सी का है, उसने सी दिया है ना। तो मैंने आई एलओसी यूज किया, तो एक्चुअल इंडेक्सिंग करेगा, तो वो 0 1 2 3 4 हो गई। तो 0 किसका आया, ए का, तो उसने ए दिया है, ठीक है। ये आपके यूज होते हैं ज्यादातर जब आपको एक डेटा फ्रेम के ऊपर आइटरेट करना हो। जैसे हम वो करते थे, याद है, लिस्ट के ऊपर फॉर आई इन लिस्ट करते थे, एक एक एलिमेंट पे हम आइटरेट कर सकते थे। इसी तरीके से आप फॉर आई इन ए डॉट आई एल ओ सी कर सकते हो, ताकि इंडेक्स वाइज वो हर एक रो पे आइटरेट करे, या फिर ए डॉट एल ओ सी कर सकते हो ताकि वो इन नंबर्स के अकॉर्डिंग हर एक रो पे आइटरेट करे, ठीक है। क्लियर है। इसके अंदर जब आप फॉर आई इन ए डॉट एल ओ सी करोगे, तो सबसे पहले इसको दिखाएगा, फिर इसको दिखाएगा, इस तरीके से चलेगा, जो भी आपने नंबर डिफाइन करे हैं उसके हिसाब से दिखाएगा। और जब नॉर्मली फॉर आई इन ए, हाँ, ए डॉट आई एल ओ सी करोगे, तो फिर वो लाइन वाइज दिखाएगा। समझाया दोनों डिफरेंस, है ना। ये ज्यादा इटरेशन के काम आता है कि भाई मेरे को पर रो में जैसे कोई कुछ भी कैलकुलेशन करनी है पर रो के हिसाब से, पर रो में कुछ अपडेट करना है, कुछ भी करना है, तो उस हिसाब से होता है, ठीक है। या मेरे को पर रो रीड करनी है या वट एवर आई वॉन्ट, उसके लिए होता है, ठीक है। ये बढ़िया वाला भी कर लो, तो आगे बढ़ेंगे। वो तो कैसे लेगा एग्जैक्ट सेम चाहिए ना उसे। तुम्हारा क्या हुआ, को एरर आ रहा है। तो तुम्हारा अभी फाइल फ्लाइट वाली वो फाइल अपलोड हो गई है, दूसरा डेटा सेट लोड लोड नहीं हुआ, अपलोड हो गया। देखो, इस वाली की बात कर रहे हो तुम, डिपार्टमेंट डॉट सी एस वी, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट डॉट सी एस वी, हाँ ठीक है। ये सब क्या अपलोड कर रखा है पहले से? नहीं, पहले से आना तो नहीं चाहिए इस तरीके से। रूट एक्सेस दे दिया इन्होंने, कैसे, कहाँ पे क्या हो। तुम रूट में हो, ये प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे पास। तुम रूट में गए भी कैसे हो, ये भी नहीं समझ आ रहा। क्या करना, दोबारा अपलोड कर देंगे अभी, ठीक है। रिकनेक्ट करते हैं। अच्छा, तुमने इस पे क्लिक किया होगा। मैं यहाँ पे अपलोड करना, लोकेशन अलग से। कहाँ पे है, कौन सा है, इससे नीचे।
कोई सी भी ले ले। अब देख लो, डाल लो यहाँ पे, डाल लो, अब अपलोड करोगे हो जाएगा। हो रहा है, 1 मिनट तो बस, उसे हो गया। हाँ, इसको रीनेम कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, अब चल जाएगा। ट्राई करो, अब भी नहीं चलता है तो बताना मेरे को। आपने ना बेसिकली क्या करोगे, ये वाला फोल्डर आ रहा है इस पे, डोडोट वाला, इस पे क्लिक कर दिया होगा तो इसका मतलब होता है आप रूट में चले जाते हो इससे। तो रूट में जाने में फिर वो अपने पाथ होम का दे रखा है, और फाइल आपकी रूट के अंदर है, तो वो इश्यू कॉज करता है ना, लोकेशन का इश्यू कॉज होता है। निम्बिड इज नॉट डिफाइंड, नॉल करना पड़ेगा आपको। ये करो, मॉडल बाउंडर इज नॉट attributed to frame, एफ कैपिटल फ्रेम में, और ई भी आएगा, एफ आर ए एम लिखा हुआ है आपको फिर। पूरा पूरा देखने के लिए पूरा नाम है एक लिंक स्टार्ट लिंक और सेल लिखना है डॉट डॉट टू अंडरस्कोर लेना अंडरस्कोर स्प्रिंग अब देख रहे थे मैं हाय बोलता है ये आप इस ये डॉट टू टू अंडरस्कोर इंडिया पे स्ट्रिंग पैरेंथेसिस ये यानी नहीं क्या जितना कर लिया। हाँ, मैं थोड़ी देर बैठो, मैं आपको एक बार कंप्लीट ही कर लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा है। ठीक है। अम, तो थोड़े से कोड बचे हैं, वो फटाफट करवा देता हूँ। ठीक है, सिंपल सिंपल ही कोड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो सबसे पहले हम वही आते हैं, इन्हीं दो मेथड्स पे आ गए हम। ठीक है, जो दो मेथड अभी हमने किए थे, अब हमने ना एक्चुअली अपने जो डेटा फ्रेम है उसमें से वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, दोनों को मैंने वन वन दिया। ठीक है, अभी दोनों की वैल्यू एक्चुअली सेम आएगी, क्योंकि मैंने कस्टम इंडेक्सिंग तो कर नहीं रखी है, तो सबकी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, अब इसके अंदर एक रो आती कैसे है, रो कॉलम का नाम, और उस कॉलम में उस रो की क्या एंट्री है वो दिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरी वो दिखा रहा है। ठीक है, और फिर अगेन वही सेम वैल्यू वापस आ रही है। ठीक है, एक सिंगल रो को देखने के लिए इस तरीके से यूज करता हूं मैं। ठीक है, समझ आया, क्लियर, इजी है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास फिल्टरिंग आती है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है ये फिल्टरिंग का। एक बार इतना करो, उसके बाद मैं आगे का बताता हूँ। ठीक है।
हाँ जी, तो देखो अगला है मेरे पास फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग का। ठीक है, फिल्टर कर रहा हूं मैं किसी भी एक चीज के बेसिस पे। यहाँ पे मैंने डीएफ में से डीएफ सेल्स का जो कॉलम है शुड बी ग्रेटर देन 200, मतलब ऐसी एंट्रीज निकाली जिसमें सेल्स की वैल्यू ग्रेटर देन 200 है। ठीक है, मैं इस तरीके से कंडीशन देता हूँ। ठीक है, और मैं इसके अंदर एंड भी यूज कर सकता हूँ या फिर कॉमा करके भी मैं डिफरेंट कंडीशन डाल सकता हूँ, और मेरे को 2-3 कंडीशन के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाऊँ, यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वो देखो 10 से स्टार्ट हो रखा है, उससे पहले कोई भी मतलब मेरे पास वो नहीं होगा। 10, 11, 12, 13 भी नहीं है बीच में, है ना, तो वो वैल्यू 30 हुई है बेसिकली। ठीक है, तो ये होती है आपकी फिल्टरिंग करने का मेथड। ठीक है, उसके बाद नल्स फाइंड करने का होता है। ठीक है, ये मेरे को हर एक कॉलम में बताएगा कि भाई कौन सा नल है कौन सा नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से मैं वैसे तो पूरा देख नहीं पाऊंगा, हजारों रोज हैं, कैसे देखूंगा, तो मैं इसके आगे, इस नल के आगे डॉट सम भी कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मेरे पास सीधा सीधा का वो आ जाए काउंट। प्रमोशन में 551 एंट्रीज है जो कि नल है, बाकी सब में 0-0 है। ठीक है, ये ज्यादा बेटर तरीका होता है आपका नल देखने का। अगर आपको पर रो के हिसाब से देखना है तो आप नॉर्मली इस नल भी देख सकते हो। ठीक है, ये भी समझ आया। ठीक है, और हाँ, ये ड्रॉप एन नहीं होता है। ड्रॉप एन का बेसिकली मैंने कमेंट और डिस्प्ले कर रखा है, मैंने रन नहीं किया इसे अभी, क्योंकि एक्चुअली जो प्रमोशन वाला कॉलम है ना मेरे पास, उसके अंदर जिस भी एंट्री पे किसी जिस भी ऑर्डर के ऊपर प्रमोशन लगा था उसके अंदर वैल्यू है वरना नन है, तो एक्चुअल वो ऑर्डर है, तो उसे डिलीट नहीं कर सकता था मैं, जैसे बस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और आपको नल वैल्यूज को ड्रॉप करना हो तो नल वैल्यूज वाली पूरी रो को ये इस तरीके से ड्रॉप कर देता है। ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक कॉलम में जहां पे नल है उसके हिसाब से ड्रॉपिंग करनी है तो आप डीएफ में यहाँ पे आगे इस जगह पे ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम भी दे सकते हो। ये वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया शायद से। देखो, मैंने सिर्फ डीएफ इक्वल टू डीएफ डॉट ड्रॉप एन लिखा है। ठीक है, जहां पे भी नल है, ठीक है, किसी भी कॉलम में कहीं पे भी नल हो वो पूरी पूरी रो हटा रहा है उसकी। ठीक है, एक कॉलम नहीं देख रहा वो, किसी भी कॉलम में कहीं पे भी नल हो वो उसकी पूरी रो हटा देगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए जैसे एक्सेल के वगैरह के अंदर आप नल रिमूव करते थे, उसमें कैसे करते हो कि भाई एक पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे नल रिमूव करते हो, आपको वो वाला पार्ट करना है तो आप क्या करोगे, डीएफ के यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम लिख दोगे। ठीक है, उस कॉलम का नाम लिखोगे तो उस वाले कॉलम में जहां जहां पे नल वैल्यू होगी वो रो रिमूव हो जाएगी सिर्फ। जैसे आप एक्सेल में मतलब जिस तरीके से आप फेमिलियर हो ऑलरेडी, वो वाला पार्ट करने के लिए इस तरीके से करना है। अगर आप इस तरीके से करोगे वो हर एक कॉलम के ऊपर बेसिकली नल वैल्यूज हटा रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिल लेने हैं, मैंने यहाँ पे फिल लेने में 0 लिखा है। ठीक है, बेसिकली जहां जहां पे नल वैल्यूज है वहां पे 0 लिख देगा। ठीक है, आप इसमें मीन मीडियन मॉड आपको कैलकुलेट करना आता ही है, नंबर वगैरह से हमने सीखा था, है ना, वो उसके बेसिस पे भी आप फिल कर सकते हो इसको। ठीक है, वैसे आप पीडी डॉट मीन वगैरह भी आराम से यूज कर सकते हो। बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको भाई अगेन किसी पर्टिकुलर कॉलम में करना है तो यहाँ डीएफ के आगे कॉलम का नाम लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद बस ठीक है, इतना ही वाला पार्ट है अभी। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें इसमें भी वही मीन मीडियन मॉड होती है, वो सब डिस्क्राइब में भी दिखता देखा था आपने, और नाप डॉट एस टी डी डॉट मीन करके भी वो वाली वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, ये बेसिक एनालिसिस वाला पार्ट होता है। ठीक है, वो डेटा इसके बाद प्रिपेयर होने के बाद हम सीधा जाते हैं मैटप्लॉटलिब पे, जो कि हम कल करेंगे। ठीक है, ये पांडास का पार्ट है, मैं एक बार आपको सारा कोड दिखा देता हूँ, आप रन कर लेना एक एक करके। और ये वाला पार्ट कर लेता ना आपने, एक मिनट रुको, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये लो, दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, ये सारे सेल्स ये कर लो, आप एक एक करके रन कर लेना से। ईडी हाँ करते हैं। देखो, एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस में बेसिकली पॉइंट क्या होता है कि मैं डेटा को क्लीन भी कर रहा हूँ, उसको ट्रांसफॉर्म भी कर रहा हूँ, उसको विजुलाइज भी कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा ही पार्ट ईडीए का होता है। तो आप पांडास के अंदर क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट तो कर सकते हो, विजुलाइजेशन पांडास के अंदर बाय डिफॉल्ट सपोर्टेड नहीं होती, तो उसके लिए फिर आप मैटप्लॉटलिब पे जाते हो। तो आप पांडास और मैटप्लॉटलिब मिला के दोनों को आप ईडीए कर सकते हो। सिर्फ पांडास के अंदर आप ईओटी वाली लेयर तक कर सकते हो। ठीक है, ईडीए में ईटीएल लेयर्स होती है ना, नहीं, ईटीएल तो दूसरा हो गया ना। बेसिकली आप डेटा को क्लीन और ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जो विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है वो नहीं आता पांडास के अंदर। ठीक है, ईटीएल तो डिफरेंट हो गया।
हाँ क्लास के लिए इतना ही है, ये वाला सारा कोड लिख लिया आपने, एंड तक लिख लिया, प्लान तक बड़ी जल्दी लिख लिया, तो ठीक है, हो गया फिर आज का। तो यार जी क्लास के लिए इतना ही है, ये वाला कोड कर लो, आप जा सकते हो आराम से, ठीक है। और सर आप लोगों ने कोड लिख लिया जो ऑनलाइन है? सर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सर। नहीं नहीं, आप आराम से लिख लो, कोई इशू नहीं है, मैं तो बस पूछ रहा था, ठीक है सर। है ना। ओके, तो आप लोग लिखो। सर हो गया। कोई डाउट सुनिए पांडा में, पांडा समझ आया? सारे हो गए सारे? आप लोगों के हो गए गाइस? डन, समझ आया? कोई डाउट्स वगैरह कुछ नहीं? ठीक है, तो कल करेंगे मैटप्लोट्लिब, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीक सीबॉन, पैटर्न खत्म। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू। कार्तिक आपने कर लिया? यस सर। ओके ओके ठीक है, तो आई एम एंडिंग द क्लास नाउ, ओके, बाय बाय। बाय सर।